अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रवि न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सरकारी मुलाजमीन बशमुल टीचर्स को 30% फिटमेंट का ऐलान। वजीफे की हद उम्र में इजाफा, ग्रेजुएट्स की रकम में इजाफा। वज़ीर आला KCR ने असम्बली में दिया बयान। सरकारी मुलाजमीन में मसरत की लहर। YS शर्मिला ने अक़लियती क़ायदीन के साथ मुनक़िद किया इजलास। अक़लियतों को साथ लेकर पार्टी आगे जाएगी। शर्मिला ने उर्दू में किया खिताब। सदर मजलिस रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने लिया कोविड वैक्सीन से इस्तेफादा करने आवाम से की अपील। ईस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने बड़े पैमाने पर की कार्रवाइयां। मुलजिमीन की गिरफ्तारी और नकद रकम की गई बरामद। दो मासूम बच्चों का अगवा करते हुए गदागरी में मुलविस करने वाली खातून अगवा कुनिंदा गिरफ्तार। चारमीनार पुलिस ने की कार्रवाई, बच्चों को बरामद कर लिया गया। दोनों शहरों के मुख्तलिफ मुकामात पर आती जदगी हादसात। मुतालिका फायर अमले ने मुकाम हादसे पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने ऐवान में सरकारी मुलाजमीन बशमुल टीचर्स को 30% फिटमेंट देने का ऐलान किया है। तेलंगाना असम्बली का बजट इजलास जारी है, जिसमें मुख्तलिफ मसाइल पर भी बात हो रही है। वज़ीर आला ने PRC सिफारिशात को बालाए ताक रखते हुए फिटमेंट में ज़बरदस्त इजाफा किया है। आइए देखते हैं कि पीर को ऐवान असम्बली में हुई कार्रवाई की ये तफसीली रिपोर्ट। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना असम्बली के बजट इजलास में बयान देते हुए इस बात का ऐलान किया कि सरकारी मुलाजमीन को 30% फिटमेंट PRC दिया जाएगा, जिस पर 1 अप्रैल 2021 से अमल होगा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने दूसरा अहम ऐलान करते हुए ये बताया कि सरकारी मुलाजमीन की सबदोशी की हद उम्र 58 साल से इजाफा करते हुए 61 साल कर दी गई है। वज़ीर आला ने मज़ीद बताया कि तमाम सरकारी महकूजात में प्रमोशन के इक़दाम करते हुए तरक्की के बाद होने वाली मखलूआ जायदादों पर तक़र्रुरात भी अमल में लाए जाएंगे। वज़ीर आला ने वजीफ़ेयाबों को वजीफ़े पर सबदोशी के मौके पर हासिल होने वाली ग्रेजुएट्स 12 लाख से इजाफा करते हुए 16 लाख रुपये करने का ऐलान किया और हेल्थ स्कीम से मुताल्लिक़ कहा कि इस सिलसिले में स्क्रीनिंग कमेटी तश्कील दी जाएगी। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने बताया कि स्कूल असिस्टेंट के ओहदे पर तक़र्रुर अमल में लाया जाएगा और ख़वातीन की ज़चगी के लिए 180 दिन की रुख़्सत की सहूलत भी फ़राहम की जाएगी। उन्होंने बताया कि तेलंगाना की TRS हुकूमत ने तेलंगाना की तश्कील के बाद 43% फिटमेंट दिया था और फिर एक मरतबा PRC देने के सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी की क़यादत में कमेटी तश्कील दी गई थी और मुख्तलिफ यूनियंस के कायदीन से तबादला ख्याल करने के बाद 30% PRC देने और दीगर इक़दाम करने का फ़ैसला किया गया है। రాష్ట్రంలోని ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయ సంఘాలతో సంప్రదింపులు జరిపిన తర్వాత ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు కోరిన విధంగానే ప్రభుత్వం ప్రమోషన్ల ప్రక్రియను చేపట్టింది. ఇప్పటి వరకు రాష్ట్రంలో 80% ఉద్యోగుల ప్రమోషన్ల ప్రక్రియ పూర్తి అయింది. మిగతా అర్హులైన ఉద్యోగులతో పాటు అర్హులైన ఉపాధ్యాయులందరికీ సంబంధించిన ప్రమోషన్ల ప్రక్రియ ప్రభుత్వం సత్వరమే ప్రారంభిస్తుందని తెలియజేస్తున్నాను. ఈ ప్రక్రియ పూర్తయ్యాక రాష్ట్రంలోని 100% అర్హులైన ఉద్యోగులందరూ ప్రభుత్వ ప్రమోషన్లు పొందుతారు. ప్రమోషన్ల తర్వాత ఏర్పడే ఖాళీలను భర్తీ చేసే ప్రక్రియను కూడా ప్రభుత్వం త్వరలోనే ప్రారంభిస్తుంది. PRC కమిటీ సూచనల మేరకు ఎంప్లాయీస్ హెల్త్ స్కీమ్ EHS నూతన విధి విధానాలను నిర్ణయించేందుకు ఉద్యోగ సంఘాలు ప్రభుత్వ అధికారుల భాగస్వామ్యంతో ఒక స్టీరింగ్ కమిటీని ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తుంది. ఉద్యోగ విరమణ చేసిన ప్రభుత్వ ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయులందరికీ 15% ఇచ్చే అదనపు పెన్షన్, అడిషనల్ క్వాంటమ్ ఆఫ్ పెన్షన్కు ఉన్న వయోపరిమితిని 75 ఏళ్ల నుండి 70 ఏళ్లకు తగ్గించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఇది రిటైర్డ్ ఎంప్లాయీస్కి బాగా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది అధ్యక్ష. గతంలోని ఉమ్మడి జిల్లాల సీనియారిటీ ప్రాతిపదికన యాజమాన్యాల వారీగా అర్హులైన ఉపాధ్యాయులందరికీ ప్రమోషన్లు బదిలీల ప్రక్రియను
వెంటనే నిర్వహించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ప్రాథమిక పాఠశాలల్లో ప్రస్తుతం పనిచేస్తున్న ప్రధాన ఉపాధ్యాయులతో పాటు ఆ సంఖ్య 10,000కు చేరే విధంగా అదనపు ప్రధాన ఉపాధ్యాయ స్కూల్ అసిస్టెంట్ల సమాన స్థాయి పోస్టులను మంజూరు చేస్తూ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకున్నది. तेलंगाना असेंबली में बजट मुबाहिस के दौरान सीएलपी कायद भट्टी विक्रमार्का और वज़ीर फाइनेंस हरीश राव के दरमियान गर्मा गर्म मुबाहिस देखे गए। सीएलपी कायद भट्टी विक्रमार्का ने मखलूआ जायदादों बिलखुसूस उस्मानिया यूनिवर्सिटी के 200 जायदादों पर तकर्रात अमल में ना लाने और दीगर उमूर को लेकर वज़ीर फाइनेंस हरीश राव और तेलंगाना हुकूमत पर बरहमी का इजहार किया, जिस पर वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने बताया कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी के मखलूआ जायदादों पर तकर्रात अमल में लाने के सिलसिले में हुकूमत की जानिब से एलामिया तक जारी कर दिया गया था, लेकिन अदालत की जानिब से हुक्म इल्तिवा जारी करने के बायस ये अमल को रोक दिया गया है। उन्होंने बताया कि फलाह और तरक्की की अब और क्या गारंटी दी जाएगी कि किसानों को 24 घंटे मुफ्त बरखी सरबराह करने के अमल पर पाबंदी भी की जा रही है। కేవలం నేను అన్నిటి జోలి పోదలుచుకోలే, ఒక ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి సంబంధించినటువంటి లెక్క ఒక్కటే నేను చెప్తాను. మన ఎడ్యుకేషన్ ఎంత నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నాం అని చెప్పడానికి ఉదాహరణ. అధ్యక్ష, శాంక్షన్ స్ట్రెంత్ 3,213 ఉద్యోగాలు ఇందులో ఉంటే 2,064 ఉద్యోగాలు ఖాళీగా ఉన్నాయి. ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అనేది ఈ రాష్ట్రానికి తలమానికం లాంటి విద్యా వ్యవస్థకు తలమానికం లాంటి యూనివర్సిటీ ఇది. మీరు విద్య మీద అంత ప్రాధాన్యత ఇస్తూ ఉంటే ఇన్ని ఖాళీలు ఎందుకుంటాయి అధ్యక్ష? ఇంక్లూడింగ్ వైస్ ఛాన్సలర్తో సహా 3,213కి 2,064 పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయి. ఇది మనం విద్యా వ్యవస్థ మీద మనం దృష్టి సారించడమే కాకుండా ఇంకో విషయం కూడా చెప్తున్నాం. ప్రభుత్వ పరంగా ఉన్నటువంటి విద్యా వ్యవస్థలన్నింటినీ సర్వనాశనం చేస్తూ ఉన్నారు. మీరు సర్వనాశనం చేసి పేద మధ్యతరగతి కుటుంబాలు చదువుకోవడానికి ఉపయోగపడేటువంటి ప్రభుత్వ యూనివర్సిటీస్ అన్నింటినీ కూడా ఆడ ఉద్యోగస్తులు లేకుండా, కావాల్సిన డెవలప్మెంట్ ఇవ్వకుండా వాటిని మూసేసి ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్ కోసం మీరు పెద్ద కుట్ర చేస్తూ ఇంకా మళ్ళీ విద్యా వ్యవస్థ కోసం మేము బ్రహ్మాండంగా చేస్తున్నామంటే ఏం చేస్తున్నారు అధ్యక్ష? మీరు ఎవడ బ్రహ్మాండం ఉంది ఇందులో? ఇది లెక్కలతో సహా ఇది కూడా ఆర్టీఐ ద్వారా తీసుకొచ్చే లెక్కలే అధ్యక్ష. మినిస్టర్ గారు సార్ ఇప్పుడు నేను వాటితో కోరేది ఒకటి ఏంటంటే, భట్టి గారు మీరే మాట్లాడండి. జస్ట్ మీరు మాట్లాడండి. ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ నో. రెండు విషయాలు అధ్యక్ష. ఒకటి, వారు క్లారిఫికేషన్ అడగమనండి, వారు అడిగిన దాంట్లో ఏదైనా ఆన్సర్ రాకపోతే ఐఎమ్ రెడీ టు టెల్ అధ్యక్ష, నాకేం ఇబ్బంది లేదు. రెండవది, బేసిక్గా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వారు సభను తప్పుదోవ పట్టిస్తూ నిన్న మాట్లాడిన విషయాన్ని నేను క్లారిఫై చేసిన తర్వాత ఓకే మేము పొరపాటున మాట్లాడినామో అనే వాస్తవాన్ని వారు అంగీకరిస్తే వారి సీనియారిటీకి వారికే హుందాగా ఉంటుంది, వారికి గౌరవంగా ఉంటుంది. నేను ఎక్కడెక్కడ వారు తప్పు మాట్లాడినారనే విషయాలను అంకెలతో సహా ఈ బుక్ కూడా పెట్టి వారికి చూపించడం జరిగింది. वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने तेलंगाना असेंबली के बजट इजलास में बजट पर जारी मुबाहिस का जवाब देते हुए बताया कि अक़लियती बहबूद के लिए 1,602 करोड़ रुपये बजट मख्तस किया गया है और इमाम व मौज़नीन की तनख्वाहों में जो ताख़ीर हुई वो 2 या 3 माह में इमाम व मौज़नीन के नाम की तब्दीली की वजह से ताख़ीर हो रही है। अगर तमाम नाम ख़तई तौर पर दिए जाते तो सरकारी मुलाजमीन की तरह हर माह उन्हें भी तनख्वाह दी जा सकती थी। इस सिलसिले में वज़ीर अक़लियती बहबूद और अहदेदारों के साथ बात की जाएगी। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने मजलिसी रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खां की जानिब से किए गए मतालिबात का जवाब देते हुए बताया कि आपने सिर्फ जीएचएमसी के बजट को देखकर एतराज़ किया है, लेकिन जीएचएमसी के अलावा हैदराबाद अर्बन डेवलपमेंट को 2,600 करोड़, जीएचएमसी और हमला को 722 करोड़, हैदराबाद मेट्रो रेल के लिए 1,000 करोड़ रुपये, हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्क्स के लिए 282 करोड़ और दीगर के मंजुमला हैदराबाद की तरक्की के लिए 7,155 करोड़ रुपये मख्तस किए गए हैं। उन्होंने बताया कि सिर्फ जीएचएमसी के बजट को लेकर शिकायत करना मुनासिब नहीं है, इसके अलावा खुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट के बजट में भी इजाफा करते हुए उसे 5 करोड़ से बढ़ाकर 15 करोड़ रुपये किया गया है। అధ్యక్ష, గౌరవ సభ్యులు మౌజం ఖాన్ గారు కూడా కొన్ని విషయాలు మాట్లాడినారు. మౌజం ఖాన్ గారు कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में बताए। ये साल बहुत बजट हम बढ़ाए, आपको मालूम है, बजट में भी देखे होंगे। पिछले साल में 5 करोड़ है तो ये साल में 15 करोड़ रुपए रखे। और आप भी बोले, ये भी बोले कि जीएचएमसी के लिए पैसे सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिल रहे बोल के आप बता रहे थे। आप ये देखना है कि जीएचएमसी को अलग नहीं दे, अलग भी दिए
और जीएचएमसी की जो पैसे देते वो पूरा मिलके देखना। हैदराबाद अर्बन एग्लोमरेशन के नाम पे 2600 करोड़ रुपए बजट में लगाए और जीएचएमसी को एचएमडीए को 722 करोड़ रुपए लगाए। मेट्रो वाटर वर्क्स के लिए भी 2380 करोड़ रुपए लगाए। एचएमआरएल के लिए 1000 करोड़ रुपए, टीयूएफआईडीसी के रूप में 219 करोड़ रुपए लगाए। ऐसा कुल मिलके देखे तो 7155 करोड़ रुपए आज जीएचएमसी और उसके अंदर जो काम करते, पानी का काम होता, बिजली का काम होता, मेट्रो रेल का काम होगा और थोड़े रोड्स के डेवलपमेंट के लिए भी पैसे देते। आप सिर्फ जीएचएमसी का देख के जीएचएमसी को सरकार की तरफ से कम पैसे मिल रहे बोल के आप बता रहे थे, लेकिन जीएचएमसी में जो भी अदर डिपार्टमेंट है वो कुल मिलके 7155 करोड़ रुपया ये बजट में जीएचएमसी के लिए लगाए, वो आप देखना चाहिए। अध्यक्ष, अदे विधंगा आप इमाम मौजम साहब लोगों के बारे में भी बता रहे थे। उन लोगों का एक पैसा भी पेंडिंग नहीं है, सब पूरा पैसे उन लोगों का रिलीज हो चुका है। लेकिन इसमें एक ही तकलीफ क्या हो रहा बोले तो हर 2 महीने को, हर 3 महीने में इमाम मौजम साहब का नामा बदल रहे। उससे क्या हो रहा, नाम बदल के आने में थोड़ा लेट होने से हम पैसे नहीं दे सक रहे। अगर से नामा पूरा फ्रीज कर दिए तो जैसा एम्प्लॉयज को मिलता हर महीना 1 तारीख को सैलरी डायरेक्ट अकाउंट में भी डालने के लिए डिपार्टमेंट तैयार है। हम बात करेंगे माइनॉरिटी मिनिस्टर साहब से और ऑफिसर्स से भी बात करके, अगर से नामा एक बार फ्रीज करके आप दे दिए तो ये ऐसा 3-3 महीना 4-4 महीने का पेंडिंग रहने का जरूरत नहीं रहता। सीधा बैंक में फाइनेंस डिपार्टमेंट से डालने के लिए भी हम तैयार हैं। आपसे भी हम बात करेंगे। वज़ीर सेहत ई राजेंद्र ने तेलंगाना असम्बली में वक्फे सवालात के दौरान कांग्रेस रुकन असम्बली श्रीधर बाबू की जानिब से पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए बताया कि हुकूमत की जानिब से रियासत में सरकारी मुलाजमीन और सहाफ़ियों के अलावा दीगर को हेल्थ कार्ड फराहम करते हुए मुफ्त इलाज की सहूलत फराहम की जा रही है और गुज़िश्ता साल 12,50,000 अफराद का इलाज करने के भी इक़दाम किए गए, जबकि जारिया साल हेल्थ कार्ड स्कीम के लिए 263 करोड़ रुपये मख्तस किए गए हैं। क़ब्ल अज़ीं कांग्रेस रुकन असम्बली श्रीधर बाबू ने बताया कि आरोग्यश्री फंड्स जारी ना करने के बायस खानगी दवाखानों में इलाज रोक दिया गया है। उन्होंने फौरी तौर पर फंड्स जारी करने का मुतालबा किया। తన వంతు వాటాగా నెలకు కొంత చెల్లించడానికి వారు ప్రతిపాదించారు. అది మీ దృష్టికి కూడా తీసుకొచ్చారు. వాటిపైన ఏమైనా చర్యలు తీసుకున్నారా అని మంత్రి గారిని కోరుతా ఉన్నాం అధ్యక్ష. అదేవిధంగా ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో ఈహెచ్ఎస్ కింద కాకుండా ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఆరోగ్యశ్రీ కింద చూసే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారని, ఆరోగ్యశ్రీ వాటికి చేర్చే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారన్న మాట మీ దృష్టికి వచ్చింది. దానిపైన ఏం చర్యలు తీసుకున్నారని మంత్రి గారిని కోరుతా ఉన్నా అధ్యక్ష. అదేవిధంగా కరోనా సమయంలో సార్ కరోనా ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ఓన్లీ క్వశ్చన్ సార్. కరోనా సమయంలో మరి ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో ఈ ఎంప్లాయీస్ హెల్త్ స్కీమ్ కింద చాలా ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ కూడా మరి వీరి కార్డ్స్ని అంగీకరించలేదు. వారిపైన ఏం చర్యలు తీసుకున్నారని గౌరవ మంత్రి గారిని మీ ద్వారా కోరుతా ఉన్నాం అధ్యక్ష. ప్రతి సంవత్సరం దీని కింద 300-350 కోట్ల రూపాయలు ఈ ఈహెచ్ఎస్ స్కీమ్ కింద, జర్నలిస్టుల స్కీమ్ కింద ఖర్చు పెట్టడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష. దాదాపుగా ఈ స్కీమ్ కింద ఈ 3 కేటగిరీలు కలిసి 12,04,654 మంది ఈ స్కీమ్ కింద కవర్ అవుతుంది అధ్యక్ష. దీంట్లో 2 రకాల ఉంటుంది అధ్యక్ష. ఒకటి ఓపీ ఉంటుంది, రెండవది ఐపీ ఉంటుంది. ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఈ ఓపీ కానీ ఐపీ కానీ పెరుగుతుంది అధ్యక్ష. మంచి ఆదరణ కూడా ఉంది అధ్యక్ష. ప్రభుత్వ ఆదరణలో కూడా వెల్నెస్ సెంటర్లు పెట్టి ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకి, రిటైర్డ్ ఎంప్లాయీస్కి, జర్నలిస్టులకి మన గవర్నమెంట్ వెల్నెస్ సెంటర్లలో దాదాపు 12 సెంటర్లలో బ్రహ్మాండంగా ఈ కార్యక్రమం నడుస్తుంది అధ్యక్ష. అంటే ఉద్యోగులు ఒక్కొక్కసారి ఈ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్కి పోయినప్పుడు మాకు కొంత ఈహెచ్ఎస్ అని చిన్నచూపు చూస్తూ ఉన్నారు, ఆరోగ్యశ్రీ అని చిన్నచూపు చూస్తున్నారు. తర్వాత వాళ్ళకు బెడ్లు అందుబాటులో ఉంటేనేమో ఒక రకమైన ట్రీట్మెంట్ జరుగుతూ ఉంది, బెడ్లు అందుబాటులో లేనప్పుడు కొంత నెగ్లెక్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు అనేటువంటిది అనేకసార్లు మా దృష్టికి వచ్చినప్పుడు మేము చాలాసార్లు చర్చలు పెట్టి ఇట్లాంటి ఇష్యూస్ అని కూడా రిజాల్వ్ చేస్తున్నాం అధ్యక్ష.
मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिद्दीन ने तेलंगाना असम्बली के बजट इजलास में वक्फे सिफर के दौरान बात करते हुए बताया कि गुज़िश्ता साल के अवाखिर में रियासत तेलंगाना बिलखुसूस हैदराबाद में सैलाब की वजह से जो तबाही हुई थी इससे हर कोई वाकिफ़ है। उन्होंने बताया कि सैलाब की वजह से तबाह होने वाले इलाके जात चंद्रानगुट्टा, बाबा नगर, कारवान, विरासत नगर, हकीमपेट, शाह हातिम तालाब और दीगर इलाके जात का अहदेदारों ने मुआयना किया था और फौरी तौर पर झीलों और तालाब के अतराफ काम करने का वादा भी किया गया था, लेकिन इस पर अमल नहीं किया गया। उन्होंने बारिश से कबल तमाम तर इक़दामात करने का मुतालबा किया, जिस पर रियासती वज़ीर टी श्रीनिवास यादव ने तयक़ुन दिया कि उनके पेश करदा मसाइल की यकसुई की जाएगी। कि पिछले 2020 के आखिरी महीने में जो हिंदुस्तान भर और साथ ही साथ रियासत तेलंगाना व हैदराबाद के अंदर जो फ्लड आया था, मैं समझता हूं अगर तेलंगाना में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ तो शहर हैदराबाद और वो चंद्रायनगुट्टा और कारवान, बहादुरपुरा, नामपल्ली इलाके के अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। मगर फ्लड के बाद फिर बारिश का मौसम आने को आ रहा है, मगर जो बारिश के दरमियान में, फ्लड के दरमियान में जो बड़े ओहदेदार इंस्पेक्शन किए थे और उसके बाद कई जगह पर बॉक्स डन की ज़रूरत, और जैसे कि चंद्रनगुट्टा इलाके के अंदर जो सुन्नी गार्डन से लेकर और दिगर इलाके तक बॉक्स डन की ज़रूरत थी, और उसी तरीके से पल्लम चेरू जो डैमेज हो गया था और सुन्नम चेरू जो डैमेज हुआ था, उसके बाद वहाँ के इंस्ट्रूमेंट बनाए गए थे, मगर उस तमाम इंस्ट्रूमेंट्स को अभी तक कोई प्रोसेस में नहीं लाया गया। साथ ही साथ जो बीच में सुन्नी गार्डन से लेकर बीच में एक गार्डन तक वहाँ पर जो नाले का एक्सटेंशन के लिए जो 3 मीटर लेकर 15 मीटर का नाला किया गया, मगर वो भी आज तक प्रोसेस में, मगर उसका काम चालू नहीं किया गया। मैं आपके ज़रिए ये बताना चाह रहा हूँ कि शहर हैदराबाद के अंदर कई इलाके जात के अंदर जैसा कि अलजुबेल कॉलोनी हो या बाबा नगर हो या शिवाजी नगर हो या साई बाबा नगर हो या आशमाबाद हो और साथ ही साथ दीगर इलाके जात के अंदर कई नुकसान हुए, मगर वहाँ पर अभी तक कोई काम नहीं किया गया। और साथ ही साथ एक प्रपोजल भी दिया गया था जो मलकपेट हल्के के अंदर जो आजमपुरा से लेकर जो मूसी तक वहाँ पर एक बॉक्सडन के लिए साइड में बॉक्सडन का प्रपोजल दिया गया था, मगर उसका भी काम आज तक पेंडिंग में रखा हुआ है। मैं आपके ज़रिए ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कि मेरे हल्के कारवान के अंदर जो सबसे ज़्यादा नुकसान जो शातम तालाब की वजह से नदीम कॉलोनी, बालरेडी नगर, विरासत नगर, हकीमपेट कुंटा, इन तमाम इलाके जात के अंदर नुकसान हुआ था, और वहाँ पर एक टनल के लिए प्रपोजल दिया गया था, मगर वो टनल का भी आज तक काम चालू नहीं किया गया। और साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ जो नामपल्ली इलाके के अंदर जो बुल्कापुर नाला है, जो आर्मी से लेकर गच्चीबौली तक एक नाले को बनाया गया, मगर बीच में आर्मी के इलाके से लेकर अहमदनगर, चिंतल बस्ती तक पेंडिंग रखा गया। वो दो मरतबा रिकॉल किया गया, तीसरी मरतबा कॉल किया गया, मगर वो टेंडर कॉल होने के बाद भी आज उसको काम चालू किया नहीं जा रहा है। मैं बताना चाहता हूं आपके ज़रिए जो बल्दिया की जो लापरवाही की वजह से जो साबिक़ा में नुकसान हुआ था, आने वाले बारिश के मौसम में ऐसा ना हो कि फिर नुकसान हो और गरीब आवाम नुकसान का जो सामना करने के लिए अभी राज़ी नहीं है। मैं आपके ज़रिए हुकूमत को ये बताना चाह रहा हूँ। तेलंगाना असम्बली में बजट इजलास में वक्फे सवालात के दौरान वज़ीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी ने TRS रुकन असम्बली यादगिरी के पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए बताया कि तेलंगाना हुकूमत रियासत को सरसब्द व शादाब बनाने के सिलसिले में 10% बजट मख्तस करी है और मुल्क भर में तेलंगाना रियासत व वाहिद रियासत है जहाँ पर हर देहात में एक नर्सरी कायम की गई है। उन्होंने बताया कि हरितहरम प्रोग्राम के तहत लगाए गए पौधों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत की जानिब से बेहतर इक़दाम किए जा रहे हैं। ఇచ్చినటువంటి సంకల్పము ప్రజాప్రతినిధులు గ్రామ సర్పంచ్ నుంచి మున్సిపాలిటీ ద్వారా కానీ సర్పంచులు అదేవిధంగా గ్రామ సెక్రటరీ ప్రతి ఒక్కరిని రక్షించాలని చెప్పి వాళ్ళందరూ కూడా ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఇచ్చినటువంటి నిధులలో 10% నిధులు ఖచ్చితంగా ఈ హరితహారాని కోసము ఉపయోగించుకోవాలని మున్సిపాలిటీలు కానీ గ్రామ పంచాయతీలు కానీ గౌరవ శాసనసభ్యులందరూ మరి ప్రతి आंध्र प्रदेश की वज़ीर आला YS जगनमोहन रेड्डी की बहन YS शर्मिला ने लोटस पॉन्ड पर आंजानी राजशेखर रेड्डी के अक़लियती हामियों के साथ एक इजलास मुनक़िद करते हुए इब्तिदा में उर्दू में बात की। बाद अज़ा उन्होंने बताया कि YS राजशेखर रेड्डी को मुसलमानों और दीगर अक़लियतों से बड़ी मोहब्बत थी और उन्होंने मुसलमानों की मुआशी और तालीमी पसमानदगी दूर करने के सिलसिले में 4% तहफ़्फ़ुज़ात भी फ़राहम किए थे, जबकि मुसलमानों की हर शोबे हयात में तरक्की को उन्होंने अमली शक्ल दी थी।
उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि मुसलमानों की जिस तरह राजशेखर रेड्डी के साथ मोहब्बत थी, इसी तरह मोहब्बत उनके साथ भी बाकी रहेगी। वाईएस शर्मिला ने मुस्लिम तबके को तयक़ुन दिया कि उनके मसाइल को लेकर वो जदोजहद करेंगी। आप सबको मेरा सलाम। आप सब मेरे लिए आए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वाईएसआर की बेटी, आप सबकी बेटी हूं। వైఎస్ఆర్ గారికి ముస్లింలంటే ప్రత్యేకమైన అభిమానం. ముస్లింల కోసం వైఎస్ఆర్ హృదయంలో, ఆయన గుండెలో ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉండేది. ఏ ఒక్క వర్గం నిర్లక్ష్యానికి గురి కాకూడదని కులాలకు, మతాలకు, ప్రాంతాలకు, రాజకీయాలకు అతీతంగా అన్ని పథకాలను ఆయన అద్భుతంగా అమలు చేసిన రికార్డు ముఖ్యమంత్రి రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు. ప్రత్యేకంగా ముస్లింలు వెనకబడి ఉన్నారని, వాళ్ళ అభివృద్ధి కోసం రాష్ట్ర చరిత్రలోనే ఏ నాయకుడు చేయండి ఒక్క రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ముస్లింల కోసం 4% రిజర్వేషన్ కల్పించిన మహానేత వైఎస్ఆర్. सदर मजलिस से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज ओवैसी हॉस्पिटल पहुंचकर कोविड का टीका लिया। इस मौके पर बैरिस्टर ओवैसी ने बताया कि उन्होंने कोविड का टीका लिया है और सदर मजलिस ने आवाम से भी टीका लेने की अपील की। उन्होंने मुल्क के शहरों में कोविड के बढ़ते हुए केसेस पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि सेहत के लिए कोविड का टीका लें। इस मौके पर उन्होंने हुसैन इल्लम के पार्टी के एक सीनियर लीडर की कोविड की वजह से इंतकाल होने की भी इत्तला दी। बैरिस्टर ओवैसी ने ख़ास तौर पर मोमरीन से टीका लेने की अपील की। इस मौके पर ओवैसी हॉस्पिटल के सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर मजहर अली खान भी मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह कोविशील्ड का वैक्सीन मैं और हमारे वाइफ लिए हैं और मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि जो जिसको वैक्सीन लेना है उन सब से मेरी गुजारिश है, अपील है कि आप फ़ौरन वैक्सीन लीजिए, क्योंकि आपकी जान बचाना ज़रूरी है। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क में मुख्तलिफ़ रियासतों में, बड़े बड़े शहरों में दोबारा कोविड के, कोरोना के केसेस में इजाफ़ा हो रहा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जिनको वैक्सीनेशन लेना है वो फ़ौरन जाकर अपने वैक्सीनेशन ले, अपनी सेहत का ख्याल रखें। और ये ज़रूरी है क्योंकि अब दोबारा कई मुकामात से मुझे मालूम हो रहा है कि केसेस बढ़ रहे हैं। आज सुबह में हमारे पार्टी के एक बहुत ही सीनियर रुकन जो हुसैन इल्लम हैदराबाद के रहने वाले थे, अतहर साहब, उनका भी कोविड से इंतकाल हो गया। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना तहफ़्फ़ुज़ करिए। ये वैक्सीनेशन अवेलेबल है, किसी भी किस्म के अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए या कोई उस तरह की बात करा बिल्कुल गलत है। अल्लाह की तरफ से एक वैक्सीनेशन आई है और हमको भी ये बताया गया है कि अपनी जान की हिफाजत करें। इसलिए मेरी आपसे अपील है कि इस जो अफराद को वैक्सीनेशन ले सकते हैं उनको फ़ौरन वैक्सीनेशन लेने की बहुत ज़रूरत है। ख़ास तौर से जो ज़ईफ़ बुज़ुर्ग हज़रात हैं उनसे मेरी आदिबाना गुजारिश है कि वो फ़ौरन इस वैक्सीन को लेकर अपनी जान की हिफाजत करें, इस बीमारी से बचें। शहर हैदराबाद में मौसम गर्मा के आगाज़ के साथ ही आग लगने के वाक़यात में मुसलसिल इजाफा देखा जा रहा है। एक तरफ बल्दिया की लापरवाही से कचरे के अंबार लगे हुए हैं जहां पर आग लग रही है, तो दूसरी जानिब दुकानों में भी आग लगने के वाक़यात पेश आ रहे हैं। ऐसे ही आतिशबाज़ी के हादसे में नामपल्ली यूसुफ़ियन दरगाह के अहाते में 6 से 8 दुकानें जलकर खाकस्तर हो गईं। मकामी अवाम ने आग बुझाने में मदद की। आग लगने की वजूहात का ताहम पता नहीं चल पाया।
दरगाह हजरत यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह वाक़ नामपल्ली के अहाते में दुकानों में हुए आतिशबाजी हादसे के बाद चेयरमैन तेलंगाना वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने मुकाम हादसे पर पहुंचकर मुआयना किया। मोहम्मद सलीम ने बताया कि मज़कूरा दुकानात खबूर पर जबरन कब्जा करते हुए लगाई गई थी, जिसकी वजह से अज़ाब इलाही नाजिल हुआ है। दुकानदारों ने इस अमर को मुस्तरद करते हुए कहा कि दुकानात खबरों पर नहीं लगाई गई थी बल्कि मखलूआ जगह पर लगाई गई थी। मेहरबानी करके कुछ भी गर्म करो साहब। ये क्या है? ये भी दुकान है साहब, ये भी पूरी ये कूलर है क्या है? मगर एक बात है, खबरस्तान रहता, खबर पे जो है ना बेहुरमती नहीं होना चाहिए। ये अल्लाह की तरफ से है, ये अपने अपन कुछ ये नहीं है ना यहाँ से कोई लगाए सो है। शॉर्ट सर्किट होना भी अल्लाह की तरफ से है। मगर आप लोगों से भी मेरी गुजारिश है, यहाँ पर रहने वालों से, आप लोगों को जो है ना जगह का कैसा करना है हम करेंगे, मगर ख़बरों पे बेहुरमती मत करो, ख़बरों पे दुकानें मत लगाइए। आप लोगों को बाजू दुकान लगा के आप लोगों को बाजू जगह दिलाएंगे हम, बाजू आप लोगों का कारोबार चले वैसा करेंगे हम। ख़बरों पे लगाने से क्या है, अपने को फ्यूचर में भी परेशानी रहती और आने वाले टाइम में जो है ना अपने बच्चों को, बीवी बच्चों को, सबको सुकून नहीं रहता। लिहाजा आप लोगों को कारोबार से डिस्टर्ब नहीं करेंगे। कारोबार बराबर आपको कारोबार करिए आप, मगर ख़बरों में मत करिए आप लोग। ये ख़बरों पे जो है ना दुकाना लगाने से भी ये हुआ होगा है। अल्लाह से दुआ करो, नमाज़ों की पाबंदी करो, सब जने नमाज़ों की पाबंदी करके जो है ना अल्लाह से दुआ करो, जो भी गलती उसको तौबा तिल्ला करके हम 1-2 दिन में जो है ना यहाँ पर जगह कहाँ देना आप लोगों को वो अलर्ट करके। ओल्ड मलकपेट डिवीज़न के नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी ने अंबरपेट तहसीलदार से मुलाकात करते हुए आसरा वज़ाइफ और दीगर वज़ाइफ के सिलसिले में नुमाइंदगी की। तहसीलदार अंबरपेट वेणुगोपाल और रेवेन्यू ऑफिसर श्रीकांत ने तयख़ुन दिया कि वो ज़रूरी कार्रवाई करेंगे। अलावाज़ी इलेक्ट्रिक शॉक से फौत हुए डी थेमिसिया के अफराद ख़ानदान को मुआवजा फराहम करने के सिलसिले में भी नुमाइंदगी की गई। मैस्को फार्मेसी कॉलेज और मैस्को इंतज़ामिया की जानिब से मुश्तरका तौर पर 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे की मुनासिबत से खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। डायरेक्टर मैस्को इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद ने बताया कि मैस्को कॉलेज ऑफ फार्मेसी और MSA कॉलेज के तलबा शहर के मुख्तलिफ स्कूल्स पहुँचकर टीबी बीमारी के सिलसिले में शऊर बेदार करेंगे, जबकि मरकज़ी प्रोग्राम मैस्को एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स वाक़ मुस्तैदपुरे में 3 बजे दिन मुनक़िद होगा। मैस्को कॉम्प्लेक्स में इस सिलसिले के तहत मुख्तलिफ मुक़ाबलेजात, पोस्टर मेकिंग, पेंटिंग वो दीगर का भी इनेकाद अमल में लाया जाएगा। प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद ने बताया कि शऊर बेदारी पर मुबनी 1 किलोमीटर वॉक का भी अहतमाम किया जाएगा। मैस्को कॉलेज ऑफ फार्मेसी और मैस्को डायग्नोस्टिक सेंटर की जानिब से एक मेगा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, जो मैस्को कॉलेज कैंपस मुस्तैदपुरा पुराना पुल पर, इसके अलावा तकरीबन हैदराबाद सिकंदराबाद के 25 स्कूल्स में एक अवेयरनेस कैंपेन चलाया जा रहा है, जहां पर हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स और स्टाफ टीबी के बारे में एक अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे, जिसमें टीबी के मर्स के बारे में और इसके टीबी के सिम्टम्स क्या रहेंगे और टीबी का ट्रीटमेंट क्या है और टीबी से क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, हम टीबी से महफूज अगर रहना है तो क्या करना चाहिए। तो इन चीज़ों का जिक्र ये अवेयरनेस कैंपेन में होगा और हैदराबाद में कई इदारों को इसमें शामिल किया जा रहा है। उसके अलावा यहाँ पर मैस्को कॉलेज मुस्तैदपुरा कैंपस में यहाँ भी कुछ इवेंट है। एक है पोस्टर कंपटीशन है, जहाँ पर स्टूडेंट्स टीबी के ताल्लुक़ से, मर्स के ताल्लुक़ से, ट्रीटमेंट के ताल्लुक़ से, सिम्टम्स के ताल्लुक़ से पोस्टर्स बनाएंगे और आम आदमी के सामने वो पोस्टर्स पेश करेंगे, ताकि एक आम आदमी के लिए मालूम हो सके कि हम ये टीबी को किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा। WHO की जानिब से कोशिश की जा रही है कि आगे चंद साल में टीबी को ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ में कंट्रोल किया जाए।
और इसकी कोशिश पूरी दुनिया में चल रही है, हिंदुस्तान में भी चल रही है। मगर हम मेस्को ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की जानिब से ये कैंपेन हम चला रहे हैं और हमारे कॉलेज पे और बाहर, और कोशिश की जा रही है कि एक आम आदमी में टीवी के ताल्लुक़ से जो खौफ है वो खौफ को दूर किया जाए। टास्क फोर्स ईस्ट जोन टीम ने सुल्तान बाजार पुलिस के इश्तराक से एक आदी बैन रियासती मुलजिम को हिरासत में लिया और उसके कब्जे से 1,20,000 रुपये नकद रकम के अलावा दीगर अशिया बरामद कर ली। एडिशनल डीसीपी टास्क फोर्स जी चक्रवर्ती के मुताबिक 32 साल एस वेंकटेश साकिन शादनगर को हिरासत में लिया गया, जो जहन मुंतशिर करते हुए कई वारदातों में मुलविस पाया गया है। अलावाजी ईस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर्स को धोखे से फरोख्त करने वाले 2 मुलजिमीन को भी हिरासत में लिया और कई पेपर्स के साथ दीगर अशिया भी जब्त की गई। गिरफ्तार शुदगान में सैयद फेरोज अली और टीवी भानु प्रकाश शामिल हैं। ईस्ट जोन टास्क फोर्स टीम और सुल्तान बाजार पुलिस एक आदमी का गिरफ्तारी करे। उसका नाम है सुद्धबोइना वेंकटेश। ये जो है अटेंशन डाइवर्शन, ध्यान हटा के एटीएम कार्ड चुराने वाला है। इसके पास 1,20,000 रुपीस, एक होंडा एक्टिवा बाइक और एक सेलफोन का बरामद हुआ। ये वेंकटेश सूर्यापेट का रहने वाला है और ये ड्राइवर का काम करता है। इसका ज़्यादा पैसा कम बनाने का लालच में ये एटीएम सेंटर्स के पास जाके ओल्ड एज पीपल, बुज़ुर्ग लोग और अनपढ़ लोगों को टारगेट करके उनके पास एटीएम कार्ड बदल के और उनका पिन नंबर चुरा कर कहीं और जाकर ये एटीएम से पैसा विड्रॉ करता है। और ऑलरेडी इसके ऊपर 24 केसेस है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों स्टेट्स में 2015 से लेकर 2020 तक 24 केसेस है। तेलंगाना स्टेट में सूर्यापेट पुलिस स्टेशन, नकरेकल पुलिस स्टेशन, खम्मम पुलिस स्टेशन है। और एपी में चिल्कपुड़ी, गुड़ीवाड़ा और नूजिवीडू पुलिस, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट, ऐसा 24 केसेस है। और ये रिसेंटली जेल भी जा चुका है और फरवरी में जेल से छूटकर इमीडिएटली 2 केसेस किया है इसने, मतलब जो 2 बार चोरी किया है, एक सुल्तान बाजार और एक मादनापेट में। टोटल 1,20,000 रिकवरी हुआ है। सेम ईस्ट जोन टास्क फोर्स टीम 2 लोगों का गिरफ्तारी करे, सैयद फेरोज़ अली और टीवी भानु प्रकाश। ये जो है ओल्ड स्टैम्प पेपर्स इकट्ठा करके इन पे जो प्रिंट है उसका प्रिंट मटेरियल जो है उस पर केमिकल यूज़ करके उसको मिटा के ये ज़्यादा कीमत में बेच रहे हैं। तो 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। फेरोज़ अली 34 इयर्स, डॉक्यूमेंट राइटर है सिटी सिविल कोर्ट के पास, और भानु प्रकाश टीटीपी शॉप ओनर है। टोटल प्रॉपर्टी इनके पास 2 100 रुपये स्टैम्प पेपर्स, 10 100 रुपीज़ स्टैम्प पेपर्स और 2,500 दूसरे स्टैम्प पेपर्स और एक लैपटॉप, रबर स्टैम्प मेकिंग मशीन, डुप्लीकेट रबर स्टैम्प्स बहुत गवर्नमेंट के और नॉन गवर्नमेंट के, नोटरी स्टैम्प्स, प्रिंटर, स्कैनर, टाइपराइटर, पेपर कटिंग मशीन्स, ऐसा टोटल 16 आइटम्स है। ये जो फेरोज़ है ऑलरेडी इस पे 4 केसेस है, इसी तरह के 4 केसेस है। एक मीर चौक, पहाड़ी शरीफ, भवानी नगर और दबीरपुरा में। ये भी ज़्यादा पैसा बनाने के लालच में टीवी भानु प्रकाश से मिलकर एक पुराने स्टैम्प पेपर्स इकट्ठा करके उस पर जो प्रिंट रहता, हैंड रिटन और बहुत टाइप जो प्रिंट है उसको केमिकल वॉश करके वो नया जैसा बना के 2016 के पेपर्स है, 1978 के पेपर्स भी है, 2012 के, ऐसे कई पेपर्स है। टोटल 2,500 स्टैम्प पेपर्स का बरामद हुआ
और चारमीनार पुलिस ने 2 मासूम बच्चों के अगवा कुनिंदे को हिरासत में लेते हुए उसके कब्जे से दोनों बच्चों को आज़ाद करवा लिया। डीसीपी साउजोन गजा भूपाल राव ने मीडिया को बताया कि अगवा कुनिंदा एक खातून है जिसकी शिनाख्त 32 साला वी मल्लम्मा की हैसियत से की गई है, जो बच्चों का अगवा करते हुए उनसे भीख मांगने के गर्ज से सिग्नल पर ठहराया करती थी। मल्लम्मा को हिरासत में लेते हुए बच्चों को आज़ाद करवाया गया। अंजा सर इधर सर कर सर सर इधर देखे अंजा सर। पिछले हफ्ते 14 तारीख को चारमीनार के बगल में एक गंगामा बोल के एक औरत महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट से आई है, अपने 2 पोतों के साथ वहाँ पे आई। वो भाग्यलक्ष्मी टेम्पल के पास भीख मांगते रही और उस दिन जब वो टॉयलेट के लिए गई, उनका 2 पोते वहाँ से मिसिंग है, लापता है। तुरंत चारमीनार पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी दिया और देते ही इंस्पेक्टर गुरु नायडू एसआई रमेश के अंडर में टीम्स बनाए गए और पूरे इलाके में उनको ढूंढ के आज उनको सेफली वापस लाया गया। इसमें एक औरत है वाकेटी मल्लम्मा एलियास पद्मा, जो करमान घाट सरूर नगर की रहने वाली है। उनका हस्बैंड का मौत हो गई और उनका जब बिहेवियर भी अच्छा नहीं था, इसलिए उनकी वो बच्चों की ग्रैंड पेरेंट्स के पिटीशन पर पुलिस के मुताबिक उनका दोनों बच्चों का भी लीगल कस्टडी उनके ग्रैंड पेरेंट्स को सौंपी गई और ये तब से ये कभी रास्तों में भीख मांगते गुजर रही है। ये दोनों बच्चों को वहाँ से किडनैप करके दोनों बच्चों को वो भीख मांगने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रैफिक जंक्शंस में और ये टेम्पल और मस्जिद के इलाके में। इस पूरे मामले में एसआई रमेश और इंस्पेक्टर गुरु नायडू बहुत कोशिश किए, पूरे सीसीटीवी कैमरास वेरीफाई किए और ये टेक्निकल डाटा भी इसमें इस्तेमाल हुआ। बहुत मुश्किल से इनको ढूंढकर वापस लाया गया। सर इन लोगों को रेस्क्यू कहाँ से करे थे बच्चे? इनको एलबी नगर क्रॉस रोड से लास्टली उसको रेस्क्यू किया। सर इन लोगों का मकसद क्या है? इनका ये बच्चों को इस्तेमाल करके भीख मांगना इसलिए लड़की का इस औरत का है। बल्लागुड़े में वाक़ साउथ जोन आरटीए दफ्तर के करीब तेज़ रफ्तारी की वजह से सड़क हादसा पेश आया, जिसके दौरान 2 अफराद ज़ख्मी हुए। इत्तला मिलते ही चंदनगुट्टा पुलिस ने मुकामी वाक़े पर पहुंचकर ज़ब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। दोनों शहरों और रियासत भर में कोरोना केसेस की बढ़ती हुई तादाद के दरमियान मलकपेट में वाक़े रेस कोर्स पर बेटिंग लगाने वालों का जमे गफीर देखा जा रहा है और खुलेआम कोविड से एहतियात के लिए मुदव्विन किए गए क़वायद की सरी खिलाफ वर्जी हो रही है। कई अफराद बगैर फेस मास्क के देखे गए, जबकि समाजी फासले को बालाए ताख रख दिया गया है। हुकूमत बारहा ऐलान कर रही है कि एहतियाती इक़दाम किए जाएँ, ताहम आवाम के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। मुतल्लिक़ा पुलिस और महकमे सेहत के अहदेदारों से अपील की गई है कि वो रेस कोर्स का मुआयना करते हुए फौरी कार्रवाई करे। किसी के पास नहीं है छोड़।
वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। रियासत तेलंगाना में कोविड के 337 नए केसेस दर्ज किए गए हैं और 2 अमवात की तस्दीक की गई है। जुमला अमवात 1671 हो गई। जुमला केसेस की तादाद 3,03,455 हो गई। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 2,98,826 हुई है। आज सुबह 181 मरीजों को डिस्चार्ज दिया गया। एक्टिव केसेस 2,958 बताए गए हैं, जबकि हैदराबाद में केसेस में गैर मामूली इजाफा हुआ है, जहां 91 नए केसेस दर्ज किए गए। हैदराबाद में एक और इक़दाम क़त्ल का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हदूद के हसन नगर इलाक़े में वाक़ मदरसे दारुल उलूम ख़ादिरिया के पास रिजवान नामी नौजवान पर चाकुओं से हमला किया गया। इस हमले में 4 अफराद मुलविस बताए जा रहे हैं, जबकि शदीद ज़ख्मी हालत में रिजवान को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ उसकी हालत नाजुक बताई गई है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया, जबकि रकमी लेन देन इस वाक़े की वजह बताई जा रही है। कल रात में 11 बजे का टाइम में हसन नगर में एक अटेम्प्ट मर्डर हुआ। ये अटेम्प्ट मर्डर के अलावा क्या है बोले तो मोहम्मद इस्माइल इलियास रिजवान, इन टाइल्स का काम करते। अंदाज़ा 3 महीने के पहले इनका फ्रेंड रहमान कादरी इलियास फायस उनको 40,000 हैंड लोन दिए। इसमें से 8,000 इन वापस दिए कादरी। 12,000 के बारे में एक हफ्ता 2 हफ्ते से पहले से डेली पूछ रहा तो दे तुम बोल रहा, मगर कादरी वापस नहीं दिए। इसके बाद से परसों रिजवान वो 2-3 आदमी मिलके इनके घर के पास जाके पूरा पैसा देना बोल के इनको जरा थोड़ा गड़बड़ करके आ गया। इसके अलावा इन थोड़ा दुश्मन रख के कल रात में कादरी और इनका फ्रेंड दस्तगीर दोनों मिलके हसन नगर का गया। हसन नगर का के बाहर तालाब के बाद वो कादरी और दस्तगीर रिजवान को बुला के पैसा देते बोल के बुला के इन आने के बाद दौड़ा 22 में कादरी इनके पास शाक था, वो शाक से इनको ऊपर अटैक करे तो 2 हाथ को मार लगे। इमीडिएटली इनको उस्मानिया आस्पत्रि की भेजे। राजेंद्र नगर पुलिस और एसओटी शमशाबाद ने सरखे की कई वारदातों में मुलविस और आदी और बदनाम ज़माना सारे गौस पाशा उर्फ खूनी गौस को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी शमशाबाद ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि गौस पाशा उर्फ खूनी गौस 14 केसेस में गिरफ्तार हो चुका था। उसके कब्जे से 50 तोले के तिलाई जेवरात भी जब्त किए गए हैं। 2018 में गौस निज़ाम म्यूजियम से सोने के टिफ़िन बॉक्स के सरखे में भी मुलविस था। पुलिस ने बताया कि रात के औकात में गौस मुखफ़िल मकानात को निशाना बनाया करता था। कत्ल, इक़दाम क़त्ल और सरखे की वारदातों के सिलसिले में उसे गिरफ्तार भी किया गया। पुलिस के मुताबिक गौस ने 2011 में पहले सरखे की वारदात अंजाम दी थी और वो खुफ़ल शिकनी के ज़रिए सरखे की 14 वारदातें अंजाम दे चुका है। गाड़ियों के सरखे में भी गौस मुलविस रहा है, जबकि 2 इक़दाम क़त्ल केसेस भी उसके खिलाफ दर्ज हैं। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन और एसओटी शमशाबाद मिलके एक नोटोरियस ऑफेंडर जिन्होंने बहुत केसेस में शामिल था उनको अरेस्ट किया है और उनसे 50 तोले के गोल्ड भी रिकवर किया है। इनका नाम है एक मोहम्मद गौस पाशा अलियास शेख गौस पाशा अलियास खूनी गौस। ये डेयरी फार्म रोड में चिल्लमेट में राजनगर में रहने वाला है। इनके ऊपर अभी तक 14 केसेस में अरेस्ट हुआ है और अभी 50 तोले के गोल्ड इनसे रिकवर किया है। इन्होंने 7th क्लास तक पढ़ा था, 7th क्लास तक पढ़ के उसके बाद 14 हाउस बर्गलरी केसेस में, थेफ्ट केसेस में, चोरी केसेस में शामिल थे। और जो 2018 सितंबर में मीर चौक पुलिस स्टेशन में निज़ाम म्यूज़ियम से जो गोल्ड कप और गोल्ड सासर, गोल्ड टिफ़िन बॉक्स चोरी हुआ था, उसमें भी ये शामिल था। और रिलीज़ होने के बाद एक केसेस में अभी फिर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। रात को जो घर बंद है 10 बजे से 6 बजे तक, जिसमें कोई नहीं है, वो ऐसे घरों को देखकर ये चोरी करते थे। और इनके ऊपर अभी 6 केसेस में हम अरेस्ट किया है। अटेम्प्ट टू मर्डर, मर्डरा और आर्म्स एक्ट केस में इनको, चोरी केसेस में, गोलकोंडा पीएस के चोरी केस में इनको अरेस्ट कर रहे हैं। उससे पहले 14 केसेस इनके ऊपर था।
और 2 वारंट्स भी पेंडिंग था राजेंद्र नगर पीएस में। सीपी साइबराबाद सज्जनार सर के सुपरविजन में एसओटी शमशाबाद जोन वेंकट रेड्डी, एसआई रवि और उनके एडिशनल डीसीपी संदीप और एसीपी राजेंद्र नगर, इंस्पेक्टर कनकैया, इंस्पेक्टर पवन, इन पूरे मिलके बहुत कोशिश करके उनको पकड़ा है। इनके ऊपर राउडी शीट भी डाल रहे हैं और पीडी एक्ट भी डालेंगे। रातों में गांजा पी के नहीं तो दारू पी के लोगों को न्यूसेंस करना, लोगों के ऊपर घरों के ऊपर जाके न्यूसेंस करना है, बहुत केसेस में ऐसे शामिल है। इनको अरेस्ट करके राउडी शीट और पीडी एक्ट भी डाला है। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के सदर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट पहुंचकर बीजेपी कायद और जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना क्रिकेट एसोसिएशन धर्म गुरुवारेड्डी के खिलाफ हतक इज्जत का दावा करते हुए दरख्वास्त दाखिल की है। अजहरुद्दीन ने इस्तदलाल पेश किया है कि धर्म गुरुरेड्डी ने सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ाम आयद किए हैं। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने उन्हें तमाम इल्ज़ाम से बरी किया है, ताहम रेड्डी उनकी नेकनामी को मुतासिर कर रहे हैं। ठीक है ना? बशीरबाग कमिश्नर पुलिस के दफ्तर के करीब वाक़े महावीर हाउस में आग लगने का वाक़या पेश आया। ताहम इस वाक़े में किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान होने की इत्तला नहीं मिली है। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकाम वाक़े पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही है, ताहम पुलिस इस मामले की तहक़ीक़ात कर रही है। शोबे फ़ारसी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी और कौमी कौंसल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के इश्तराक से 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस बउनवान ख्वाजा बंदे नवाज़ गेसुदरात रहमतुल्लाह अलैह मलफूज़ात मकतूबात मतबूआत तालीमात व खिदमात फ़ारसी माखुज़ के हवाले से का इनेक़ाद अमल में लाया जा रहा है। कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास की सदारत वाइस चांसलर इंचार्ज प्रोफेसर SM रहमतुल्लाह ने की, जबकि प्रोफेसर आरिफ अयूबी, सदर नशीन फ़खरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी, प्रोफेसर अब्दुल हमीद अकबर, सदर शोबे उर्दू फ़ारसी ख्वाजा बंदे नवाज़ गेसुदराज यूनिवर्सिटी गुलबर्गा, प्रोफेसर इश्तियाक अहमद JNU, डॉक्टर शेख अकील अहमद डायरेक्टर NCPUL व दीगर ने मेहमानान खुसूसी की हैसियत से खिताब किया, जबकि मेहमानान एजाज़ी के तौर पर डॉक्टर नेमतुल्ला, अलामा तिबातिबाई, डॉक्टर अली रज़ा और दीगर ने फ़ारसी में खिताब किया। प्रोफेसर अजीज़ बानो, सदर शोबे फ़ारसी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ने इस्तकबाल किया, जबकि प्रोफेसर शाहिद नौखेज़ आज़मी, डायरेक्टर कॉन्फ्रेंस ने कार्रवाई चलाई। मुक़र्रीन ने हज़रत ख्वाजा बंदे नवाज़ गेसुदरात रहमतुल्लाह अलैह की इस्लाह माशरे के लिए की गई खिदमात को मंज़र-ए-आम पर लाने की ज़रूरत पर जोर दिया, ताकि ऐसी कॉन्फ्रेंसों के मक़ासिद पूरे हो जाएँ। मरकज़ बयान था वो दरअसल ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज की जो तालीमात हैं, बिलखुसूस अरबी ज़बान के हवाले से। साथ ही जब से अल्लाह तबारक व तआला ने इब्न आदम को शर्फ इज़्ज़त का मकाम बख्शा है, उसे पर्दे आदम से अरसे शऊद में लाकर रुए ज़मीन पर आबाद किया। इसके साथ तसव्वुफ़ व सलूक के असरार व मानी का एक जहान इसमें आबाद नज़र आता है। इस रिसाले में कुरानी मुतशाबिहात की तशरीह भी है। अनीसुल उश्शाक जो आपके फ़ारसी कलाम का दीवान है, इसमें हज़रत बंदा नवाज फ़ारसी अगरचे वो बहुत बुलंद पाया शायर थे, कभी कभी मज़ामीन की आमद होती तो ग़ल्बे हाल की वजह से सूफियाना जज्बात, वारदात और कभी कभी गज़ल की शक्ल में बेख्तियार ज़बान पर जारी होते। आपके छोटे फर्जंद सैयद शाह असगर हुसैनी के कहने पर उनके खलीफा यानी बंदा नवाज के खलीफा मौलाना इमाद फ़तेहपुरी ने अनीसुल उश्शाक के नाम से एक दीवान गुलबर्गा में तरतीब दिया और ये दीवान मौलाना अता हुसैन मरहूम के मुकदमे के साथ मंजर आम पर आ चुका। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर।
सरकारी मुलाजमीन बशमुल टीचर्स को 30% फिटमेंट का ऐलान। वजीफे की हद उम्र में इजाफा, ग्रेजुएट्स की रकम में इजाफा। वज़ीर आला KCR ने असम्बली में दिया बयान। सरकारी मुलाजमीन में मसरत की लहर। YS शर्मिला ने अक़लियती क़ायदीन के साथ मुनक़िद किया इजलास। अक़लियतों को साथ लेकर पार्टी आगे जाएगी। शर्मिला ने उर्दू में किया खिताब। सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने लिया कोविड वैक्सीन। वैक्सीन से इस्तेफादा करने आवाम से की अपील। ईस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने बड़े पैमाने पर की कार्रवाइयां। मुलजिमीन की गिरफ्तारी और नकद रकम की गई बरामद। दो मासूम बच्चों का अगवा करते हुए गदागरी में मुलविस करने वाली खातून अगवा कुनिंदा गिरफ्तार। चार मीनार पुलिस ने की कार्रवाई, बच्चों को बरामद कर लिया गया। दोनों शहरों के मुख्तलिफ मुकामात पर आती जदगी हादसात। मुतालिका फायर अमले ने मुकाम हादसे पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।